हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सैयद मुजम्मिल की ऑफिशियल। तो ये सैयद भाई हैं। तो मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान में सिर्फ 1% बंदों को अच्छा समझता हूँ, बाकी 99% बंदे मेरे को अच्छे नहीं लगते। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ गलत वर्ड नहीं यूज़ करने वाला पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये पाकिस्तान से हैं। तो देखो भाई, मुल्क जैसा मर्जी हो, ठीक है। अगर आप किसी के सामने उसको कोई अच्छा बंदा है, उसके सामने आप उसकी उसके मुल्क की बुराई करते हो या गलत अल्फाज यूज करते हो तो उसको दुख होता है। तो मैं जो अच्छा बंदा है, मैं उसके सामने उसके मुल्क की बुराई या उसके मुल्क को गालियां नहीं दूंगा। इवन के मैं कोशिश करूंगा कि इनके जो लोग हैं उनको भी मैं गलत किसी लैंग्वेज से ना बुलाऊं, क्योंकि इनकी वीडियो कर रहा हूँ। जब मैं दूसरी वीडियो करता हूँ, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, तब मेरे को गुस्सा आता है, तब फिर मैं उनकी बातें उनके हिसाब से जैसा मुंह वैसी चपेट मारता हूँ। लेकिन ये इनको मैं भाई भी बोल देता हूँ, क्योंकि इनके पास ना लॉजिक है। ये प्रैक्टिकल बंदे हैं, ये प्रैक्टिकली बात करते हैं। और ये अगर तनकीद इंडिया की या किसी और कंट्री की करते भी हैं या कुछ करते भी हैं, तो उसको लॉजिकल वे से करते हैं। आपको समझ आता है कि हाँ यार, ये बात सही बोली है। ठीक है। क्योंकि खामियां, गलतियां, ठीक है, अच्छाई बुराई हर एक कंट्री में, हर एक बंदे में होती होती है। तो उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है। बाकी ये कंट्री से, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, 1% अगर 5% भी ये बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन बात सही करते हैं, तो आपको उसमें सोचना होता है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होती है। लेकिन इनकी बातें आप सुनोगे तो आपके भी कान खुलेंगे। इनके थ्रू हम देखते हैं पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट, कि पाकिस्तान क्या सोचता है, क्योंकि एक्चुअली में ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो इनको ज़्यादा पता होता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। प्रैक्टिकल बंदे हैं, अच्छी करते हैं वीडियोस, अच्छे लॉजिक्स वे से समझाते हैं। वैसे तो बेसिकली ये पाकिस्तान को समझाते हैं, इंडिया को तो नहीं समझाते। लेकिन हमने ये सोच देखना है कि ये कैसे समझाते हैं और वो क्या बताते हैं उसके बारे में। तो जो इन्होंने वीडियो का टाइटल दिया हुआ, वो दिया हुआ है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान एक्सप्लेन्ड, ईरान ईरानियन वुमेन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो ये वीडियो का टाइटल है। तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आपकी इनकी बातें अच्छी लगी तो आप जरूर अच्छे बंदों को फॉलो कीजिए, जो आपको लगता है कि ये अच्छे बंदे हैं। ठीक है। मैं तो करता हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। ठीक है। हाँ, मैं नफरत करता हूँ पाकिस्तान से, लेकिन मैं 99% लोगों से नफरत करता हूँ। लेकिन ये वो 1% में ये आते हैं जिनसे मैं नफरत नहीं करता ना। मेरे को लगता है कि ऐसे बंदे अगर होंगे तो शायद 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 001% है कि पाकिस्तान का कोई भला हो जाए। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पे जितना मर्जी चला लो, उनको चेंज करना मुश्किल होता है। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस तरह हर चीज़ इर्तिका के मराहिल तय करके आगे बढ़ती है, इस तरह इंसानी मुआशरा जब तश्कील दिया तो उसमें रियासत के क़याम का, यानी कि स्टेट बनाने का एक ही मकसद था। मकसद ये था कि शहरियों की ज़िंदगी महफूज की जाए और उनको हुकूक दिए जाएं, और कोई उनसे ये हुकूक डंडे के ज़ोर पे ना छीन सके। इसीलिए एक रियासत का इंतखाब करें जो आपको इस वायलेंस से बचा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी रियासतें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि बज़ाते ख़ुद अपने ही हाथों से अपने शहरियों को, अपने सिटीजन्स के गले घोंटती हैं, उनको मारती हैं, उनका खून करती हैं, कत्लेआम करती हैं और उनके राइट्स छीन लेती हैं। दुनिया की बदतरीन रियासतों के अगर नाम लिए जाएं तो आपके जहन में शायद नॉर्थ कोरिया आएगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई मुल्क आना चाहिए आइडियली तो उसका नाम है ईरान, जो कि एक इंसान के रहने की सबसे बदतरीन जगह में से एक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत मरतबा मैं ये बात कर चुका हूँ कि हमें अपने बॉर्डर से बाहर के मसाइल की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस इशू की रेलेवेंस ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग इस तरह के हैं जो ईरान की रियासत पे तनकीद को इस्लाम पे तनकीद से जोड़ के बैठे हुए हैं, जिनमें इतनी शर्म नहीं है कि वो ये देखते नहीं हैं कि कौन सा इस्लाम ये हक देता है कि रियासत अपने शहरियों का कत्लेआम करे। 150 लोग पिछले महीने से अब तक जब हम ये बात कर रहे हैं, ईरान की फाशिस्ट रियासत ने मार दिए हैं। कौन से इस्लाम में इसकी इजाज़त है, ज़रा हमें बताइए। अगर आप उसके बावजूद कंडेम नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि शायद आपको होश आ जाए। तो होता है इस तरह से कि ईरान के अंदर जिस तरह दुनिया भर में मजाक के तौर पे लोग कहते हैं ना कि मॉरल पुलिसिंग ना करो, मुझे अखलाकियात ना सिखाओ, ईरान में वाकई एक मॉरल पुलिस एग्जिस्ट करती है, जिसका काम क्या है कि चौक चौराहों में खड़े होकर सर्वेलेंस करें और ये देखें किसी खातून के सर से अगर हिजाब थोड़ा सा उतर गया, उसके बाल नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन पहुँचो वहाँ पे, उसको हरास करो,
उसे गालियाँ बको और उसे कहो कि ये वापस लपेटो इसको पूरा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको घसीटो, मारो और बेशक कत्ल कर दो, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। और मोरालिटी पुलिस का ये काम है कि वो कोड़े भी मार सकते हैं ख़वातीन को। 6 महीने की कैद भी हो सकती है और तकरीबन 60-70 कोड़ों की सज़ा साथ होगी। पब्लिक फ्लॉगिंग्स वहाँ पर होती हैं, क्या कुछ नहीं होता। इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखने के बावजूद भी कुछ लोगों के ज़मीर ऐसे सोए हुए हैं कि वो डिफेंड पे डिफेंड करने आ जाते हैं। उन्हें शर्म ही नहीं आती कि तुम अगर अपने आप से सच नहीं बोल रहे तो कौन से मुसलमान हो तुम, या कौन सा तकाजा है ये तुम्हारे इस्लाम का, जब तुम इस तरह की बर्बरियत को जस्टिफाई करते हो। कि यही मोरालिटी पुलिस 22 साल की एक कुर्दिश खातून जो कि माइनॉरिटी है ईरान के अंदर, उसकी एक खातून जिसका नाम था मासा अमीनी। मासा अमीनी को इसी तरह एक चौक के अंदर हिजाब सिरकने की बेसिस पे अरेस्ट किया गया और उस पे मोरालिटी पुलिस ने डंडे बरसाए, सरों पे डंडे मारे उसको, वो कोमा में चली गई। कुछ दिन कोमा में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई और उसके बाद से प्रोटेस्ट एरप्ट कर गई ईरान के अंदर। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज भी एक मैस प्रोटेस्ट की कॉल वहाँ पर दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, मीडिया बिल्कुल सेंसर्ड है। पुलिस को इतने इख्तियार दिए गए हैं कि ऑन साइट आप मार सकते हैं किसी को भी और आपको कोई पूछेगा नहीं। पिछले हफ्ते तकरीबन 91 लोग जाहिदान के सूबे के अंदर पुलिस ने मारे, स्ट्रेट फायर करके, जो सिर्फ अपने हकूक़ मांगने के लिए बाहर आए थे। 16 सितंबर से इन मुजाहरों का सिलसिला जारी है और 2019 में भी इस नौइयत के मुजाहरे हुए थे और उससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। 1979 की सो कॉल्ड ईरानियन रेवोल्यूशन, जिस पे आज भी बहुत से लोग यहाँ भंगड़े डालते हैं, वो असल में मर्दों की ख़वातीन के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन थी, क्योंकि वो आने के फ़ौरन बाद आपने ख़वातीन के ड्रेस भी चूज़ करना शुरू कर दिए, पब्लिक स्पेसेस भी लिमिट कर दी उनके लिए। आपने ये भी लेजिस्लेट कर दिया कि कोई ख़ातून ग्राउंड में, स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकती। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर वो ये ना हो कि किसी और को सेक्सुअली इंस्टिगेट कर दे वो। इसके अलावा साइकिल चलाने पे बैन लगाया हुआ है और उस पे फतवा क्या दिया है कि अगर आप साइकिल पे बैठते हैं, कोई खातून साइकिल चलाएगी तो वो हो सकता है कि किसी को सेक्सुअल इन्विटेशन आ जाए उससे। जबकि इस्लाम की तारीख में ख़वातीन घोड़ों पे सवारी किया करती थी भाई। ये कौन सा प्रो मैक्स इस्लाम है जो तुमने इंट्रोड्यूस करवा दिया? एक साइकिल तक चलाने की परमिशन नहीं दे सकी जो रियासत एक औरत को, क्या उसका तबाह हो जाना आइडियल नहीं है? क्या हमें और आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसी रियासतें बर्बाद हों और तबाह हों, ताकि वहाँ पर इंसानों के रहने का मुआशरा बन सके? इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये होना चाहिए, तो फिर अपने मुल्क में भी यही होना चाहिए। पाकिस्तान का डायलेमा ये है, इनकी हिपोक्रेसी ये है कि इनको तालिबान पसंद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और इसके अलावा इस तरह की रियासतें इनको ईरान के अंदर पसंद हैं। जब आपके ऊपर ऐसे कानून का नफाज होगा तब आपकी चीखें आसमान तक जाएंगी। कोहाट तक जब तालिबान पहुंच गए थे आज से चंद साल पहले, ऑपरेशन से पहले, अब दोबारा आ रहे हैं खैर से, सवात में तो आ भी चुके हैं, तो आप लोगों की चीखें आसमान पर जा रही थीं। लेकिन जब तालिबान काबुल पे अटैक करके जीतते हैं काबुल को, आप लोग मिठाइयाँ बांटते हैं यहाँ पे। तो दूसरों के लिए भी उसी चीज़ का इंतखाब करो जिसका अपने लिए करते हो। पुलिस ने इसके अलावा तकरीबन 40 तलबा को तेहरान यूनिवर्सिटी से उठाया है और एबडक्ट करके गायब कर दिया है, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जिस किसी को भी एहतजाज करता पाओ उसको गिरफ़्तार कर लो। उसकी वजह ये है कि ये मर्दाना कमज़ोरी जो है, ये इसीलिए है कि ये इनको मालूम है कि हमारी रिट जो है वो चैलेंज हो रही है और ख़वातीन कर रही हैं, और उन ख़वातीन में इतनी ब्रेवरी है कि आप अंदाज़ा लगाइए, मैं या कोई भी इंसान ये इसी तरह बाहर निकल आए हिटलर के ख़िलाफ़ और बाहर निकल कर गालियाँ दें उसको, उसके मुतरादिफ है ये। जब आपकी ज़िंदगी का ख़तरा हो और हर चीज़ का हो, तो इन लोगों ने इस्लाम का वर्जन वो वाला नाफिज किया है जिससे शहरियों की घुटन का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि लोग इस्लाम से मुतनफ़र होना शुरू हो चुके हैं वहाँ पे। आपको पता है कि ईरान में सबसे तेज़ी से एथिज़म फैल रहा है। स्टैट्स जो हैं वो शायद आपको भी हैरान कर दें कि सिर्फ 32% ईरानियंस, ओनली 32% ईरानियंस आइडेंटिफाई एज शिया मुस्लिम्स, यानी कि 68% ईरानियंस अपने आप को शिया मुसलमान ही कहना छोड़ चुके हैं। इसके अलावा 32% ईरानियंस कहते हैं हमारा कोई मज़हब नहीं है। 32%। आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हमेशा से इस्लाम को नाफिज करने का तरीका ये है कि आप सख्ती करें, आज़ादी छीन लें, हकूक़ छीन लें, ख़वातीन को बांध दें, लेकिन इससे उलट होता है। वो कहते हैं ना, बायोलॉजी विन्स ओवर आइडियोलॉजी, कि इंसान की जो जिबिल्लत है उससे ऊपर कोई आइडियोलॉजी नहीं होती।
तो जब आप इस तरह के कोड़े पड़ते हुए देखें, पब्लिक फ्लॉगिंग्स देखें, आप औरतों की ज़िंदगी अजीरन कर दें, आप ऐसे लॉज़ का नफाज करें जिस तरह से ईरान में है कि कोई औरत ईरान से बाहर अगर जाना चाह रही है, तो उसको अपने मर्द की, अपने खावंद की या वालिद की परमिशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बगैर वो बाहर भी नहीं जा सकती। हिसाब लगाइए कि किस कदर फ़ाशिज़्म है ये। कि अगर मैं एक ख़ातून हूँ, ईरानियन ख़ातून हूँ, मैंने बाहर जाने का, पढ़ने के लिए, कोई और काम करने के लिए मैंने फ़्लाइट लेनी है, मुझे परमिशन नहीं है। एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे कि तुम्हारा मर्द किधर है? मर्द के हाथ में, उसके जेब में रखने वाली एक चीज़ है औरत, और वो बताएगा कि इसने कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। इस लेवल की स्लेवरी एग्ज़िस्ट करती है वहाँ पे। आज से चंद साल पहले जो ईरान की स्कीइंग की टीम थी, उनकी हेड कोच जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंची, तो उनको पता लगा कि अगर आपका खावंद नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकती। ये हाल है कि स्पोर्ट्स करने वाली खवातीन जो कि एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर जा रही थी, उनको भी रोक लिया गया। इस लेवल की डार्कनेस है ईरानियन रजीम के और उनके जो क्लैरिक्स हैं उनके दिमागों के अंदर। इसके अलावा जो एक हैरानकुन लॉ है वो ये है कि लीगल एज ऑफ मैरिज, जो खवातीन की एज है जिसमें शादी हो सकती है, वो है 13 साल। 13 साल की लीगल एज है मैरिज के लिए, और अगर इससे भी पहले शादी करनी है तो सिर्फ करना ये है कि वालिद साहब जो बच्ची के हैं, फादर, वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाए, उससे परमिशन लेके आ जाए, तो फिर 10 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची की शादी भी हो सकती है बाय लॉ। और तकरीबन 2020 से 21 के दरमियान, यानी कि 2020 से 21, 1 साल के दरमियान 31,000 खवातीन की शादियां हुई हैं जिनकी उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान थीं। दोबारा सुने, 10 से 14 साल के दरमियान 1 साल में 31,000 खवातीन की शादियां हुई हैं। चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट करने वाली रियासत, इसके ऊपर कर्सेस ना भेजी जाएं तो क्या किया जाए फिर आप बताएं। और बच्चों को उस एज के अंदर उनकी शादी कर देना जब शायद उनकी मेंटल ग्रोथ का जो एक प्रोसीजर होता है वो भी पूरा नहीं हुआ होता। अभी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, अभी एजुकेशन पूरी नहीं होती, अभी उनका माइंड जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता, और आप उन बच्चों को शादियां करके आगे किसी मर्द के हवाले कर देते हैं। ये रियासत है जिसने ये कवानीन बना रखे हैं। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इतनी आम है कि वहाँ पर जो बहाई कम्युनिटी है, बहाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग, उनको पर्सिक्यूट किया जाता है। उनको आम कब्रिस्तानों में दफन करने की अपने मुर्दों को परमिशन नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में एक कम्युनिटी को नहीं दी जाती। तो ये हर मुल्क में ये कैंसर है इस तरह का, जहाँ पर इंसान की डेफिनेशन उसका फ़ेथ होता है। अगर उसका फ़ेथ रियासत को पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो ना उसका कोई हक़ है, ना कोई कानून का दर्जा उसको दिया जा सकता है, ना कोई प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो वो दफनाने के लिए मारे-मारे फिरते हैं बेचारे। इसके अलावा कुर्दिश लोगों को के खिलाफ़ इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको दाखिले नहीं मिलते यूनिवर्सिटियों में, और मसाइल होते हैं। बलोच लोगों के खिलाफ़ इतना ज़ुल्म है वहाँ पे कि इस एहतजाज जो अभी हो रहा है, इसमें भी बलोच लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी शदीद जो है वो बारबैरिटी उन्होंने प्रैक्टिस किया है ईरानियन रजीम ने, जो कि वहाँ पर रहते हैं, इसी तरह जिस तरह हमने बॉर्डर के इस तरफ की है बलूचिस्तान में। तो 43 साल हो चुके हैं इस तरह की बर्बरियत को फैले हुए ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से, और अगर कोई इस्लाम की खिदमत हुई है तो आप मुझे बताइए। इन 43 सालों के अंदर जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है ईरान के अंदर, इसकी डायरेक्ट वजह यही ईरानी मुल्ला हैं, जिन्होंने इस तरह का वर्जन वहाँ पे नाफिज किया है इस्लाम का, जो कि इस्लाम में भी एग्जिस्ट नहीं करता शायद। इवन सऊदी अरब की तरह के ममालिक को अकल आना शुरू हो गई है कि वहाँ पर अब नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो चुका है थोड़ा-थोड़ा करके। डेमोक्रेसी तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन उनको समझ आ गई है कि यार हमारे अब ये गार के ज़माने की ज़िंदगी गुज़र गई है। कुछ रिफ़ॉर्म लेके आओ, कुछ रिफ़ॉर्मेशन करो, लेकिन इनको नहीं आ रही। ये अब भी इतने रिग्रेसिव हैं जितने वो वहाबिज़्म, सलाफ़िज़्म वाले लोग रिग्रेसिव नहीं है शायद। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो ऑफ़िशियल नैरेटिव है वो क्या है कि ये सारा कुछ करवाने वाला अमेरिका और उसके पीछे इसराइल है। हर किस्म का एक ऐसा इंसान जिसकी रिग्रेसिव मेंटालिटी होती है, जिसकी ऑर्थोडॉक्स किस्म की और फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त ज़हनियत होती है ना, वो हमेशा ये नैरेटिव फैलाता है कि ये सब मगरिब की और कुफ़ार की साज़िश है। जिस तरह हमारे यहाँ एक साहब ने अभी अभी ये नैरेटिव यूज़ किया है कि साज़िश की है अमेरिका ने। हर चीज़ के पीछे अमेरिका, हर चीज़ के पीछे वो। अगर किसी ने हक मांग लिया तो उनको भी पैसे अमेरिका ने दिए हैं। अगर किसी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज कर ली तो उसके पीछे भी CIA और रॉ है, जो हमारे मुल्क में कहा जाता है। इस तरह ईरान के मुल्लाओं के पास भी सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है
कि ये सारी स्कूलों की ख़वातीन, स्कूलों की बच्चियाँ जिनको अपने हिजाब जलाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती नाफ़िज़ किया इसलिए। तो उसके पीछे कौन है? जो बाइडेन है। उन स्कूलों की बच्चियों को जो बाइडेन पैसे दे रहा है कि तुम ये करो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाक़ई बाय करते हैं इस नैरेटिव को कि क्योंकि मगरिब हमारे खिलाफ है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ईरान की रियासत कायम रहे। ओ भाई, तुम सबसे ज़्यादा अपने खिलाफ खुद हो। अपनी इकॉनमी को बर्बाद करने वाले तुम खुद हो। यहाँ पर टिकटॉक्स बनते हैं अहमदीनेजाद के कि वो ज़मीन पे बैठ के रोटी खा रहा है। ओ भाई, किया क्या उसने बाद में, ये देखा है आपने? कि उसने अपनी रिग्रेसिव मेंटालिटी से इतना नुकसान पहुँचाया ईरान की इकॉनमी को। तेल जिस सरज़मीन में नीचे बह रहा हो और उसके ऊपर जो शहरी चल रहे हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, तुम्हारे दिमागों की वजह से सिर्फ़। अगर आपके दिमाग एनलाइटेंड होते, तो ईरान की एक ग्रेट पर्शियन सिविलाइज़ेशन जिसकी हज़ारों साल की तारीख़ है, जो कदीम दुनिया के अंदर सुपर पावर थी, उसको आपने भिखारी बना दिया है अपनी मेंटालिटी की वजह से। और पाकिस्तान में कुछ लोग झंडे लगा के बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, कि बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो हमारी तो यही विश होगी कि आपके ऊपर भी ये लॉज़ नाफ़िज़ हों। हिसाब लगाइए कभी कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर बाहर तक गया है और उसने कपड़े रियासत के पसंद के नहीं पहने हुए, और फिर होता ऐसा है कि चौक में खड़े होके आपकी ख़वातीन को कोड़े मारे जा रहे हों, तो कैसा लगेगा आपको? क्या महसूस होगा? ये वो टाइम है जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि इस तरह की रिग्रेसिव रियासतें 21वीं सदी के अंदर एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती। ना ही इनकी कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ के अंदर जस्टिफ़िकेशन है, ना रिलीजियस लॉज़ के अंडर जस्टिफ़िकेशन है। और अगर आप इस तरह की रियासत को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्शियंस, आपका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है। और साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग जिनकी लॉयल्टीज़ या तो वहाबिज़्म के साथ थीं, जो सलाफ़ी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने भी यहाँ पे कत्ल-ओ-गारत की। इसके साथ-साथ जिन लोगों की आइडियोलॉजीज़ और जिनकी हमदर्दियाँ ऐसी रियासतों के साथ हैं जो ईरान में कायम हैं, वो भी ज़ुल्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कभी एक कौम की तश्कील इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं कि एक ग्रुप की जो लॉयल्टी है, वो तुर्की की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, अर्तुगरुल खेल रही है वो। एक ग्रुप जो है वो इरानियन रेवोल्यूशन के गुण गा रहा है और नाच रहा है। एक ग्रुप जो है वो सलाफ़ी आइडियोलॉजी वाला है, अफ़गान जंग के बाद जो पैदा हुआ, वो उनके झंडे लगा के बैठा हुआ है। और एक ग्रुप ऐसा है जो इन्वेडर्स बाहर से आया करते थे मंदिर तोड़ने के लिए, यहाँ पे वो उसके गुण गाता है। तो हर किसी का अपना-अपना एक फेटिश है। हर किसी की अपनी-अपनी एक डिल्यूज़न है, वो पाल के बैठे हुए हैं। इन डिल्यूज़न्स को तोड़ना पड़ेगा और प्रैग्मैटिक होके, रैशनल होके सोचना पड़ेगा। और जो भी मुआशरा ख़वातीन के साथ ये सलूक करेगा, जो ईरान करता है या पाकिस्तान भी करता है, जहाँ पर ऑनर किलिंग्स दुनिया में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा हैं, वो मुआशरा सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाह बर्बाद होगा, इसके अलावा कोई भी उसकी डेस्टिनी नहीं है। तो अब ये टाइम आ चुका है कि हम तरक्की को, इंसानों के मुआशरे को, इसके साथ-साथ हम आज़ादी को ख़वातीन को हुकूक देने से लिंक करें। और जब तक ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा, मर्दों के बराबर हुकूक नहीं मिलेंगे, तसव्वुर भी मत कीजिएगा कि ये रियासत इंसानों के रहने की जगह बन सकती है। बहुत शुक्रिया। तो भाई लोगों, आप लोगों ने देखिए ये पूरी वीडियो मेरे साथ, तो आई होप कि आपको इनके जो विचार हैं, जो इनकी जो बातें हैं, वो अच्छी लगी होंगी। देखो, बात इन्होंने सच्ची खरी खरी की है, ठीक है। बेसिकली आज जो इन्होंने पाकिस्तान का 20-30% पाकिस्तान का रखा टॉपिक के बीच में, और जो 60% था वो ईरान पे था। बेसिकली आपको भी आज पता चला होगा कि ईरान में क्या चलता है। आपने बातें बहुत सुनी होंगी, ठीक है, लेकिन कई इंटरनल बातें आपको पता चलेगी कि एथिस्ट बन रहे हैं, 32% एथिस्ट बन रहे हैं। मैंने हमारे इंडिया में भी है, और मैंने कई जगह पे और देखा है कि हमारे यहाँ पे भी जो मुस्लिम्स हैं ना, वो एथिस्ट बन रहे हैं। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाती हैं, और वो बंदे भी इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पता क्या है, इसको ना बहुत ज़्यादा जो इस्लाम को है ना, बहुत ज़्यादा डिल्यूट कर दिया, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा कर दिया। हर एक कंट्री अपने हिसाब से लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। हर एक कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जो उनके मौलाना होते हैं वो अपने हिसाब से हदीसें बनाते हैं। तो इन ये इसी वजह से ये है ना, ये यानी कि इस्लाम में ये पंगा पड़ चुका है। सऊदिया फिर भी ठीक है, वो सुधार की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जो कट्टर होते हैं ना, कोई भी धर्म का हो,
जो कट्टरवादिता पे आ जाएगा ना और अपनी चढ़ानी लग जाएगा कि ऐसा ही करना है, चाहे उस धर्म में है चाहे नहीं है, ऐसा ही होगा, वो उसका उसका पतन आज नहीं तो कल, पतन मीन्स उसकी डिस्ट्रक्शन आज नहीं तो कल होनी होनी है। ठीक है, तो रही बात हम बेसिकली पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान को ना हर एक चीज में दूसरे के घर में कुछ हो रहा हो तो उनको मजा आता है कि उसको वो सपोर्ट करते हैं कि इनका घर और खराब हो। जैसे कोई इंडिया में थोड़ी सी होती है तो उसको चिंगारी की तरह आग लगाने की कोशिश करते हैं कि इस इनका इंडिया में और हो। जैसे अभी ईरान में हो रहा है तो ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी कि गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है, जुतियां मार रही है, इनको पहनाओ हिजाब। अच्छा, मुजम्मिल भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि जब अपने ऊपर आती है तो इनकी चीखें निकलती हैं। जितनी एंकर हैं आप देख लेना, जितनी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी इनकी हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मुश्किल से जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं, मुश्किल से 20% मुश्किल से बुर्का पहनती होंगी या हिजाब यूज करती होंगी। अब जितने मर्जी उठा के देख लो इनके चैनल, सब नंगे सिर, सब भाषण देने के लिए सबसे आगे आ जाती हैं। हिजाब होना चाहिए, बुर्का होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अच्छा, इनके जितने बंदे हैं शरिया लॉ होना चाहिए। जब अपने ऊपर आती है शरिया लॉ की तो जान निकल जाती है। तो ये बातें हैं, ये पाकिस्तान मुजम्मिल भाई ने तो जितना समझाना है, ये कह रहे हैं कि ये टाइम है 21वीं सदी का टाइम है, इसको हमें इकोनॉमिक्सली तो मुजम्मिल भाई मेरा तो ये कहना है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। ठीक है, ये इतना इसका बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये है, इनको इनको ये सिखाया गया, जितना मैंने देखा है, इनको पूरी दुनिया काफिर लगती है। जो बंदे के दिमाग में ये चढ़ जाए ना कि पूरी दुनिया काफिर है, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, पारसी हो, कोई भी हो, जब इनको इनके दिमाग में ये चढ़ चुका है ना, ये स्पेशली पाकिस्तान में ज्यादा चढ़ चुका है क्योंकि इनके 3 वर्ड ज्यादा मशहूर हैं। इंडिया दुश्मनी, दुश्मन है इंडिया, हिंदू दुश्मन। दूसरा, पूरी दुनिया जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। चौथा कि पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में मुस्लिम ही होने चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें इनके दिमाग में ऐसी कूट कूट के भर चुके, डीएनए में और इनके बोन मैरो में ये चीजें बस चुकी हैं। ये अपने बच्चे को किसी को सिखाएंगे भी नहीं ना, अगर जो नया बच्चा पैदा होगा ना उसको नहीं भी सिखाएंगे तब भी इनके खून में से, उसके खून में ये चली जाएंगी चीजें। ये इतने इतने डिल्यूट हो चुके, इतने खत्म हो चुके हैं, इतना इनका काम खराब हो चुका है। तो होना हाना कुछ नहीं है पाकिस्तान का। बड़े अफसोस से बोल रहा हूँ मुजम्मिल भाई, अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं तो शायद खुश हूँ, लेकिन आपके लिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद दुख लगेगा, लेकिन इसकी पाकिस्तान की एंड ऑफ द स्टोरी है। 2047 तक ये इसकी एंड ऑफ स्टोरी हो जाएगी। जिस हिसाब से ये चल रहा है, जैसे इसका है, ये कंट्री में जब ये बाहर जाते हैं तो जब इनको एयरपोर्ट पे, आप तो जाते रहते होंगे, तो ये पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो ये जैसे सरसरी कोई बंदा पूछ लेता है आप कौन हो, तो ये नहीं बोलते कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये हमेशा ये बोलते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। इनके दिमाग में ये चीज़ें चढ़ चुकी हैं। और मैंने और भी बातें सुनी हैं, अभी जो हमारे इंडिया से इनको जा रहे हैं, ठीक है, वो मॉस्किटो नेट्स जा रहे हैं, वो इनको फ्री जाने हैं वहाँ पे, उस पे क्या कहते हैं, वो तो यूएन अपना WHO तो फ्री देगा और इनको तो फ्री देगा। एक चैनल पे वो बोल रहा था, मैं अब गलत नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुजम्मिल भाई की मैं वीडियो रिएक्ट कर रहा हूँ, तो वो अपना सोए बोल रहा था कि ये हम पैसे दे के खरीद रहे हैं। तो वो पैसे दे के झूठ बोल रहा है अपनी जनता को कि हम पैसे दे के खरीद रहे हैं। वो फ्री दे रहे हैं, WHO पैसे लगा रहा है इनके लिए, ये इनके पास तो 1 रुपया नहीं है खर्चने के लिए। तो उसमें इनको, उसमें भी आप वीडियो देखोगे ना, वो उसने बनाई है, उसमें भी ये कहते हैं काफिर काफिर, इंडिया दुश्मन, इंडिया से चीज नहीं लेनी चाहिए, इंडिया ये। भाई अगर तुम दुनिया को काफिर मानते हो तो तुम दुनिया की चीजें यूज क्यों कर रहे हो? तुम गाड़ियां बनाई हुई काफिरों को यूज कर रहे हो, तुम कैमरे लेके घूमते हो काफिरों के, तुम मोबाइल लेके घूमते हो, तुम इंटरनेट का काफिरों का, तुम साइट्स देखते हो काफिरों की, तुम रिएक्शन देते हो काफिरों पे। तुम्हारे लिए तो फिर पक्का हराम होना चाहिए काफिर।
तुम टमाटर भी लेते हो, तुम खाने भी लेते हो जो घूम के इंडिया से दुबई होके तुम्हारे पास पहुंचते हैं, 2 नंबर जो खरीदते हो, ठीक है, वो भी काफिर का। अजीब लोग हैं। बाकी आपको कैसे लगा मुजम्मिल भाई का व्यू पॉइंट और मेरा व्यू पॉइंट, आप जरूर कमेंट में बताना। और मैं आपको सच में बताऊं, अच्छी बातें सीखा करो, ध्यान से सुना करो, जो अच्छे हैं। जो बाकी है ना पाकिस्तानी, इनकी बैंड बजाने के लिए मैं अलग वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मुजम्मिल भाई के लिए मैं सिर्फ रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट के लिए मैं कभी भी पाकिस्तान को डिफेम इनके सामने नहीं करता, क्योंकि ये खुद पाकिस्तानी है। आप सोचोगे अगर आप सही हो और आपके सामने अगर आप गलत बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसको प्रैक्टिकली सोच रहे हो, या आप सच बता रहे हो, तो उसके आगे आप उसके बंदे की, उसकी कंट्री की या उसके लोगों की बेइज्जती करोगे तो आपको कैसे फील होगा। इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ इंडियन भाइयों से। कईयों को लगता है कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता हूँ पाकिस्तान के जो कई लोग हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला, कई लोगों को मैं बहुत ज़्यादा, यानी कि पसंद तो नहीं कह सकते, यानी कि उनकी थॉट्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। लेकिन है, पाकिस्तानियों ने नहीं सुधरना। पाकिस्तानी ना दोस्त थे, ना है, और ना कभी ज़िंदगी में इंडिया के होंगे। इनकी नस्लें की नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इंडिया और हिंदू से नफरत करना नहीं छोड़ेंगे। और एक दिमाग में रहेगा कि हमने पूरी दुनिया को मुस्लिम करना है, यही कॉन्सेप्ट है इनका। तभी ये अपने जो मर्द हैं उनको बोलते हैं कि तुम हिंदू लड़की किसी और लड़की से शादी करना तुम्हारे लिए ठीक है, हमारी लड़की उसमें शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद फिर वो बाप का, हम बाप के धर्म को ही ज़्यादा, जब बाप का नाम लगता है तो इनको ये होता है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक जड़ ये है इनकी। तो मैंने आपको बता दी। यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।